करके वो एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम यहाँ पर थे कि ईरान इराक वॉर में ये चीज़ यूज़ हुई है, ठीक है। आफ्ताब भाई मुझे रिकॉर्डिंग ट्रांसफर शुरू कर वो दीजिए। हुरिया ने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। आप ज़रा लेट हो गए इसलिए मैं ज़रा। अच्छा, इसके अलावा इंतिफाडा किसे कहते हैं, ये मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया ना, इसराइल्स यूज ऑफ क्लोरीन गैस इन रीसेंट इंतिफाडा, ये किसे कहते हैं? इंतिफादा भी इसको कहते हैं, इंतिफाडा मैं इसको कहता हूँ, ठीक है। ये क्या मतलब, इसका क्या है, मतलब है इंतिफाडा? ये पैलेस्टाइन इशू जिसने भी पढ़ा हो ना, एक दफा भी सिर्फ रीड किया हो, अगर सही जगह से उसने पढ़ा हो तो ये वर्ड उसने जरूर सुना होगा। इंतिफादा जो है ना वो जी 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 फ़लस्तीन जी। के लिए स्पेशली यूज़ होता है, और इसमें जो है ना वो फर्स्ट इंतिफादा का जिक्र हुआ हुआ है, और इसमें फ़लस्तीन ने जो है वो अपराइजल किया था अगेंस्ट इजरायली रिजीम्स, तो उसके लिए फ़लस्तीन के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली, इट इज अ सेकंड वर्ड फॉर अपराइजिंग। ये किसी भाई ने बताया ये, लेकिन उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने अपराइजिंग का वर्ड सुना तो एग्जैक्टली यार ये अपराइजिंग ही है, लेकिन स्पेशली इट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गैस का इसराइल की जो है ना करेंगे। मैं आपको वो बाकायदा वो चैप्टर मेंशन कर दूंगा, ये नोम चॉम्स्की की बुक है, ये पैलेस्टाइन उसका वो टाइटल है। यही बात उसने वो हाउ हू रूल्स द वर्ल्ड में भी दोहराई है एक चैप्टर में, सही है। तो वहां पर आपको मिलता है कि किस तरह इसराइल इज इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स अगेंस्ट अनआर्म्ड सिविलियंस, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ स्टेट और स्टेट के दरमियान ये वेपन्स यूज नहीं होते, आपके पास सिविलियंस पर भी यूज हुआ है। और ये नहीं कि सिर्फ दुश्मन के सिविलियंस पर यूज है, आपके पास अपने सिविलियंस पर भी ये यूज किए गए हैं। और इसकी एग्जांपल आपको कहाँ से मिलती है? सर बशारुल असद, बशार असद के उसमें, ठीक है, सारिन गैस का जो इस्तेमाल किया गया था। और ये किस इलाके में किया गया था? अरे कीबोर्ड में काम करना शुरू हो गया जी। किस इलाके में किया गया था ये सारिन गैस का इस्तेमाल? एनी जी? सीरिया सर, बशारुल असद वहाँ का। सीरिया तो था ही, वो तो सही है। मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के खिलाफ, फिर एक स्टेट दूसरे स्टेट के सिविलियंस के खिलाफ, फिर एक स्टेट अपने सिविलियंस के खिलाफ। तो ये मतलब डिफरेंट, मैंने आपको हर एक लेवल पर बता दी कि ये वेपन्स किस तरह अभी भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। चले ठीक है, आप मुझे ये हम आगे, यार ये इसका इलाका था, ये काफी न्यूज में भी रहता है, ठीक है, जिसका निशान थे अफलास से भूख और इसकी वजह जो कि हम आपके पास इस्लाम में आराम होता है, ये तो काफी आसान चीज है। तो बात कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ ब्रॉडर पिक्चर पता है, मतलब वो मौजूद किया है, ठीक है। इसके इतने मतलब ये इनकी क्वालिटीज हैं, हमने एफर्ट्स भी उठाए, लेकिन इनका थ्रेट अभी भी मौजूद है और हर एक लेवल पर ये चीज यूज हो रही है, ठीक है। 3 लेवल्स पर मैं आपको स्टेट अगेंस्ट स्टेट, स्टेट अगेंस्ट civilians, the civilians of an enemy state and the state against its own civilians, ठीक है। अब आपके पास आता है ये न्यूक्लियर टाइमलाइन ऑफ न्यूक्लियर एज कर लेते हैं ना, फिर ब्रेक हम लेंगे, ठीक है, कोई मसला तो नहीं। अभी ब्रेक ले लेते हैं या ये टाइमलाइन ऑफ न्यूक्लियर एज कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक ले लेते हैं। 2 ही स्लाइड्स हैं, आसान है, क्या ख्याल है? सर ये कर ले, सर ये कर सर कर ले, मेरे ख्याल में ये कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब जहन में ये बात पैदा होती है ना कि सही है, ये चीजें हमारे पास हुई, न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी बन गए, सारे कुछ। अभी हम किस स्टेट पर, मतलब हम किस दौर में खड़े हैं? हमें किस तरह पता चलेगा कि यार न्यूक्लियर एज तो हमारे पास शुरू हो गया था? कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, अब अभी इसी टाइमलाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम किस एरा में हैं और हम किन एराज से गुजरे हैं और उन एराज में बुनियादी बात क्या थी, ये हम इसलिए पढ़ेंगे ना कि हम आखिर में, ये लेक्चर के आखिर में हम ये चीज कंक्लूड करेंगे, ये नैरेटिव बनाएंगे कि ये चीज खत्म क्यों नहीं हो रही, ये कब खत्म होगी,
की और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। और यही बात जो आपके पास रिकमेंडेड बुक है ना, जो इसकी मैंने अभी रिसेंटली ये एक हफ्ता पहले पढ़ी है, ये द एज ऑफ डिसेप्शन एंड न्यूक्लियर डिप्लोमेसी इन ट्रस्टलेस टाइम बाय मोहम्मद अल-बरादी। ठीक है, ये आपकी एफपीएससी रिकमेंडेड बुक है न्यूक्लियर वो उसके हवाले से। तो उसमें वो सारी बुक का थीसिस स्टेटमेंट यही है कि वो डिफरेंट मतलब एपिसोड्स मेंशन करके ना अपनी इंटरेक्शंस अपने फाइंडिंग्स को बता के यही प्रूफ करना चाह रहा है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारे पास कौन सा वाहिद ऑप्शन मौजूद है न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी से बचने के लिए और न्यूक्लियर इश्यूज को हल करने के लिए। तो इस एरास को आप इसलिए मतलब कि आपकी बेसिक थीम याद हो ना, तो तभी आप मतलब कंक्लूड कर सकते हैं उसको और आप एक सॉलिड नैरेटिव किसी भी ऑडियंस के मतलब सामने दे सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है और हम कहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, तो यार इसने फर्स्ट इसमें हम इसको हम इसको चार एरास में इसने डिवाइड किया है। मोहम्मद अल-बरादी जो है ना, आपके पास ये नोबेल प्राइज विनर भी है, पीस प्राइज विनर है, और आपके पास ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, उसका ये हेड भी रहा है, जिसने ये बुक लिखी हुई है, जिससे मैं ज्यादातर मटेरियल और ये ज्यादा चीजें जो है ना फाइंडिंग्स मैंने उसी से उठाई हैं। ठीक है, या उससे मैंने सिर्फ वो आइडियाज लिए हैं। तो वो चार एरास की बात करता है। वो ये कहता है कि आपके पास जो न्यूक्लियर एज है ना, उसको हम चार एरास में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर एज में वो ये कहता है कि ये वो दौरा था ना, जिसमें क्या था, आपके पास वो स्टेट्स या वो नेशन जिनके पास टेक्नोलॉजी जरा एडवांस थी। इसकी बात नहीं कर रहा कि इसी लेवल पर थी जो अब है, लेकिन उस टाइम के हवाले से उनमें टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन बाकी स्टेट से ज्यादा था। ठीक है, उनका मकसद क्या था, वो यार इस जानिब जा रहे थे ना कि किसी तरीके से कोई ऐसा हथियार हम बना ले जो कि हमें सुप्रेमेसी दे दे। बैटल फील्ड पर नहीं, हम मतलब बिल्कुल मतलब वो हमारे हक में मतलब वो क्या है, बैलेंस जो है ना वो हमारे हक में टिल्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होना मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। उसमें एक प्रोजेक्ट था जिसको कहते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था जी? जो एक स्टेट है यूएस में, और जो पहला प्रोजेक्ट था ना कौन सा? न्यूक्लियर के लिए, जो उन्होंने जो पहला ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने बनाया था ना अमेरिका ने, वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया था। 1940 आई गेस ये स्टार्ट हुआ था, और फिर ये जो बॉम्ब बना था वो एक्सप्लॉइट इन जी मैनहट्टन स्टेट भी, एग्जैक्टली, और हाँ बुक भी। बिल्कुल, मैंने जी 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 एग्जैक्टली सबक की बात ठीक है कि उन्होंने मैनहट्टन जो है ना, आपके पास न्यूयॉर्क जो इनका स्टेट है उसमें अंदर एक वो है, क्या है, आपके पास एक जगह है जहाँ पर टाइम्स स्क्वायर वगैरह सारा कुछ है। ठीक है, मैनहट्टन इज इन न्यूयॉर्क, इट इज सम मतलब ये न्यूयॉर्क एक जगह है, इसके बिल्कुल करीब है। ठीक है, ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये सारी चीजें ये आपके पास मैनहट्टन ही में मौजूद है। ट्रम्प टावर ये सारा कुछ मैनहट्टन में है। ठीक है, ये जगह जो है ना, आपके पास इस जगह में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ न्यूक्लियर मतलब ये जो पावर है ना इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। ठीक है, फिर वो आगे चलता गया और उनको पता चल गया कि यार ये इस ओके फाइन सही है। तो आपके पास ये करते करते जो है ना, ये आपके पास ए बॉम्ब की शक्ल में खत्म हो गया। ठीक है, और ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो था, इसका बानी कौन था वैसे, मतलब इसमें कलीदी किरदार किसने अदा किया था साइंस के हवाले से, साइंटिफिक हवाले से? सर, इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी रोल था, और जो एक बनता है ना ओ से समथिंग था, वो जिसको फादर ऑफ एटॉमिक बम कहलाते हैं, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। ओ से एग्जैक्टली समथिंग उसने था। किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट जो था ना, इस ये आपके पास एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये मतलब वो क्या है, उसके साथ मीटिंग करके उसकी आप वो हिस्ट्री देख लेना डॉक्यूमेंट्री, तो वो बाकायदा उसको कन्विंस करके मतलब यूएस लाए, तो ये सारी चीजें उनसे करवाई थी। तो आपके पास जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है ना, इसमें जो सबसे कलीदी किरदार अदा किया है, ठीक है, मतलब इवन मतलब हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स के बनाने में, ठीक है, उसकी इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अगर वो दिमाग ना होता ना तो ये चीजें ना बनती। वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो यूएस क्या होता है, हमने यही बात कही कि फर्स्ट न्यूक्लियर एज में क्या था, एक रेस थी एक ऐसे वेपन के लिए जो कि आपके हक में बिल्कुल वो मैदान जंग को पलट दे। ठीक है, तो यूएसएस में विनर आया।
ठीक है, और आपके पास सिर्फ ये नहीं कि आपके पास यूएस ने वो बॉम्ब बना दिया, इसका रिजल्ट क्या निकला कि बिल्कुल आपके पास ये हिरोशिमा और नागासाकी जो है ना, ये आपके पास क्या हो गए सफाहत पे सिमट गए। एग्जैक्टली सफास बिल्कुल वो हम कहते हैं ना कि छल्ला उड़ गया उनसे, ठीक है, सुदय और पुलवराइज, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट न्यूक्लियर एज का इख्तिताम इस पर हुआ। आगाज कब हुआ था? जब इन्होंने बम बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ये सिर्फ अमेरिका इसमें नहीं था, तमाम टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन जिन स्टेट्स में थी ना उस टाइम के हवाले से, ठीक है, वो ये सारे ये कोशिश कर रहे थे किसी तरह एक वेपन बनाया जा सके जो कि हमारे हक में बिल्कुल वो हालात को मतलब क्या कर सके और टर्न कर सके। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? आपके पास यूएस as the winner in the race of nuclear weapon development, ठीक है, under the Manhattan Project and ended up with the episode of Hiroshima and Nagasaki, right? अब सेकंड न्यूक्लियर एज क्या है? सेकंड न्यूक्लियर एज क्या है आपके पास? सेकंड न्यूक्लियर एज ये आपके पास कोल्ड वॉर का एरा जो है ना, आपके पास जब रशिया ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया। रशिया ने न्यूक्लियर वेपन कब बनाया था? कब बनाया था? सर उन्होंने फौरन वर्ल्ड वॉर के बाद इसके पर काम शुरू कर दिया था और आई गेस 1949 के अंदर उन्होंने बना लिया था और 52 के अंदर शायद उन्होंने आपके पास एटॉमिक भी दूसरा भी बना लिया था हाइड्रोजन वाला 49 आई गेस 49 जो है ना आपके पास 49 एक मिनट यार मैं चेक करूंगा। सर आई एम सही नॉट है, कंफर्म फर्स्ट बट टेस्ट आई उन्होंने थिंक इट्स 1949 में किया था। आई थिंक इट कंफर्म है इज सर। 1949, ठीक है, आई थिंक इट्स 1949। चलो आप कंफर्म कर लें, ठीक है, बट इट इज 19 लेट 1940s में उन्होंने किया था, ठीक है। आपके पास इससे क्या होता है? इससे सेकंड एज ऑफ न्यूक्लियर सेकंड न्यूक्लियर एज शुरू हो जाता है। आपके पास मल्टीपल स्टेट्स जो है ना, ये कोल्ड वॉर का एरा है, ठीक है। शुरू कहाँ से होता है? जब आपके पास यूएसएसआर जो है ना, वो क्या कर लेता है, वो भी मतलब न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पर आ जाता है। आपके पास फर्स्ट न्यूक्लियर एज होता है ना, उसका बेसिक एलिमेंट क्या था? इट वाज द सुप्रीमेसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द न्यूक्लियर रेल। बट after the detonation of the nuclear weapon by USSR, that edge has been ended. That edge had ended, ठीक है, and the second nuclear age had been started, and उसमें बुनियादी बात क्या थी कि मल्टीपल न्यूक्लियर वेपन स्टेट सरफेस होना शुरू हो गए। फिर यक के बाद दीगरे आपके पास क्या किया? यूके ने भी बनाया, आपके पास ये जो फ्रांस ने भी बना लिया, ठीक है, चाइना ने भी बना लिया। तो आपके पास मल्टीपल न्यूक्लियर वेपन स्टेट सरफेस होना शुरू हो गए, एंड दिस इज स्टार्टेड आफ्टर ये क्या है जो यूएसएसआर मतलब न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया तब, ठीक है। इसमें सिर्फ ये बात नहीं थी कि यार स्टेट्स ने सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, उसमें ये था कि बाकी स्टेट्स भी जो थे ना, ये इस तगोदो में थे, इस चक्कर में थे कि यार किसी तरह हमें जिस जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है ना उनकी प्रोटेक्शन मिल जाए, ठीक है। तो दे वर सर्चिंग फॉर ए न्यूक्लियर अम्ब्रेला। न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब क्या है? न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब क्या है? To connect resources sir, from other. Sir, protection given by a nuclear state to a Sir, non-nuclear state. हेल्प हासिल कर सके जो ऑलरेडी बना चुके जो कंट्रीज। जी रिपीट करेगा। इन्होंने बात सही की कि आपके पास एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट की प्रोटेक्शन आप हासिल कर लें, that if in case its security is threatened by a nuclear weapon state, then the state with which you are aligned, that nuclear state will provide you nuclear deterrence. That state will provide you with its own nuclear weapon security. This is known as security under the security in terms of nuclear umbrella.
एंड इसकी एग्जांपल आपको कहाँ से मिलती है? ये जो नेटो बना था, और नेटो अब भी इसी तरह है, ठीक है। आपके पास ये क्या है, आपके पास ये तुर्की जो है, इट इज नॉट अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस के जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, वो तुर्की में भी इंस्टॉल्ड हैं, सही है। सो इट इज एन एग्जाम्पल कि आपके एग्जाम्पल नहीं बल्कि इट इज मतलब आपके पास यही एक्चुअल चीज है। इसी तरह आपके पास जो एक दूसरे मतलब आपके पास ये तो था यूएस के मतलब वो मतलब ब्लॉक में ना, कि नेटो के जो मेंबर्स थे उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी यूएस की हासिल थी। तो रशिया के साइड पर क्या था? रशिया के साइड पर क्या था? वार्सा पैक्ट सर। वार्सा पैक्ट, ठीक है। जो आपके पास ईस्टर्न जो उनके सैटेलाइट स्टेट्स थे ना, उनके साथ इनका यही सिक्योरिटी अरेंजमेंट था, एंड अंडर इट दे वर गिवन अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला, ठीक है। इसी दौरे में आपको फिर कौन सा कॉन्सेप्ट मिलता है, मतलब देखने को मिलता है, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का जो है ना, इट took a central theme in the second nuclear age, ठीक है। इसमें वो डेटरेंस और ये सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि पहले तो आपके पास डेटरेंस का वो मतलब वो था ही नहीं ना, उसमें तो कंपेलेंस थी। इन डॉक्ट्रिन्स पर मैं आऊंगा आगे जाके, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट न्यूक्लियर एज जो है ना, इसमें जो रेस सारा कुछ चल रहा था, उसमें भी बुनियादी थीम यही था कि यार इनसिक्योरिटी थी एनिमीज के हवाले से, ठीक है। सेकंड एज में भी आपको ये मिलता है कि मल्टीपल न्यूक्लियर वेपन स्टेट इसीलिए अराइज हुए क्योंकि यूएसए की मतलब पावरफुल स्टेट था, ठीक है। और आपके पास उनके डॉक्ट्रिन से आपको मिलता है मासिव रिटेलिएशन का जो आपके पास डॉक्ट्रिन, स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन मिलता है। मासिव रिटेलिएशन स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन किसने दिया था? यूएस हिस्ट्री जिसने पढ़ी हो उसको पता होगा। एनीवन? चलो आप लोगों को पता ना भी होना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये इस लेक्चर के एंड में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो था मासिव रिटेलिएशन, उसमें क्या था कि अगर आप हम पे, यूएस ने क्या कहा था कि अगर हम पे कोई अटैक करे, यूएस मतलब सोवियत अटैक हुआ या कम्युनिज्म का थ्रेट, हम हमारे एलाइज को थ्रेट उसने किया, तो हम मासिव रिटेलिएशन करेंगे। मतलब ये अगर हम थोड़ा नुकसान पहुंचाएंगे ना, तो हम इवन न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज कर लेंगे उनके खिलाफ। सो इट इज मतलब अ थीम ऑफ मासिव रिटेलिएशन, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में फिर क्या होना था? उसके रिजल्ट में आपके पास ये होना था कि बाकी स्टेट्स ने तो थ्रेटन फील करना था, तो ये थ्रेट फील करने की वजह से ही आपका सेकंड न्यूक्लियर एज जो है ना, उसमें आपके पास से मल्टीपल न्यूक्लियर स्टेट्स जो राइज हुए। इनमें मतलब जो तेजी है ना, इसी वजह से हुई कि इनसिक्योरिटी इसमें भी मौजूद थी, ठीक है। सो इज इट क्लियर? टीम आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है फर्स्ट और सेकंड न्यूक्लियर एज में, कि आपके पास इनसिक्योरिटी वहां पर भी थी, यहाँ पर भी है, ठीक है। हेलो? जी सर, समझ आ गई है। यस सर। इसी तरह इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, ये भी सेकंड न्यूक्लियर एज की पैदावार है। 1974 में आपके पास, एक सेकंड, ठीक है, मैं इसके साथ एक ब्रैकेट में एक चीज लिख लेता हूँ। माय कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, ठीक है, लेकिन मैं इसके साथ ऐड कर लूंगा। यार एक टर्म यूज होती है न्यूक्लियर जर्गोन में, ठीक है, जर्गन में, कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस, PNEs उसको कहते हैं, PNE, ठीक है, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो ये आपके पास जो सो कॉल्ड पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन्होंने किया था ना इंडिया में, ये कब किया था इन्होंने? कब किया था? 98 में। नहीं, ये तो वो तो फुल आपके पास वेपन्स उन्होंने डेटोनेट किए। ये 71 मैंने शायद। 70s में किया, 70s के बाद 1974 ऐसा सितंबर 1974, ठीक है। आपके पास 74 में जो उन्होंने वो किया था ना, इट इज मतलब वो क्या था, उसमें बुनियादी वजह क्या थी? अगर आप ये फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो चैप्टर में आपको मेंशन करूंगा ना, उसमें आपके पास नेहरू की स्टेटमेंट आपको इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे मिल जाती है कि उनका बेसिक मतलब मकसद क्या था। वो पीसफुल न्यूक्लियर वो तो कह रहे थे, लेकिन असल में उनका भी यही चीज था जो मैंने आपको बताया कि इनसिक्योरिटी होने की वजह से नहीं है, सारे स्टेट आपके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरफ भी जाते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ भी जाते हैं।
तो चाहे आपका इंडिया का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम था, ठीक है, या आपके पास जो दूसरे न्यूक्लियर वेपन स्टेट राइज हुए, या चाहे आपके पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला कुछ लोग ढूंढ रहे थे, कुछ स्टेट्स नेटो और वार्सा पैक्ट की शक्ल में, या आपके इसके दौर में आपके पास पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शुरू हुआ, ठीक है, कोल्ड वॉर एरा में। तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू होने में आप ये चीज़ भी कॉमन देख लोगे कि जो सिक्योरिटी है ना, ये ना होने की वजह से किस तरह हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है ना वो मशरूमिंग ग्रोथ कर रही है, ठीक है। सेकंड न्यूक्लियर एज की समझ आ गई कि क्या चीज़ थी। ये असल में कोल्ड वॉर एरा है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियर स्टेट मतलब हमारे पास सरफेस हुए, बाकी जो रह गए उन्होंने या तो अपने प्रोग्राम्स मतलब वो स्टार्ट कर दिए न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, या आपके पास किसी एक ब्लॉक में अलाइन होकर न्यूक्लियर अम्ब्रेला इंश्योर कर ली। और ये सारा कुछ क्यों हुआ? उसी वजह से हुआ जो कि आपके पास फर्स्ट न्यूक्लियर एज में हुआ था, इनसिक्योरिटी, ठीक है, इनसिक्योरिटी होने की वजह से। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर यार ये मेरे ख्याल में पीसफुल क्यों कहते हैं सर? ये अंडरग्राउंड किए थे धमाके इन्होंने, इसलिए इट पीसफुल? इज नहीं, इसमें अंडरग्राउंड का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, इसमें अंडरग्राउंड का कोई ताल्लुक नहीं है। पीसफुल ये है कि इट इज नॉट वेपन ग्रेड, ठीक है। आपके पास ये जो एक्सप्लोजन है ना, इट इज यार ये जो सीडीबीटी नहीं है, बल्कि आपके पास क्या है, ये एफएमसीटी पर हम आएंगे ना, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, तो उसमें जो फ्लॉस थी ना, जिस फ्लॉस को उसने एड्रेस किया है, उसमें मैं ये समझा दूंगा कि ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स का मतलब ड्रामा जो स्टेट्स करते हैं उसकी क्या मतलब वो मिथ होती है, उसका क्या मिथ है जी पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, और उसका आपके पास ये एक्चुअल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के साथ क्या ताल्लुक है। सो आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर ऑन, ठीक है, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह हम उसके खिलाफ मतलब वो जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन ये टर्म्स जो है हम मिक्स अप करके मतलब स्टेट्स को ये स्पेस दे देते हैं कि वो फुल वेपन्स डेवलप कर ले। फुल वेपन्स डेवलप करने के बाद फिर हमारे पास कोई और चारा नहीं रहता सिवाय को एग्जिस्टेंस के, क्योंकि आपके पास आइदर देयर इज को एग्जिस्टेंस और देयर इज नो एग्जिस्टेंस इन द न्यूक्लियर एज, ठीक है, अगर न्यूक्लियर राइवल्स है तो। अच्छा जी, हाँ जी, ये थर्ड न्यूक्लियर एज। अब थर्ड न्यूक्लियर एज में क्या था? थर्ड न्यूक्लियर एज आपके पास पोस्ट कोल्ड वॉर एरा है। आपके पास जब 1989 में, कुछ लोग उसको क्या कहते हैं 1988 कहते हैं, कुछ लोग उसको 1989 कहते हैं, कुछ उसको 1991 वो कह देते हैं, ठीक है। आपके पास ये जो कोल्ड वॉर खत्म हुई, ठीक है, सिंपल सादा क्या है कोल्ड वॉर खत्म होने की सबसे जिस पर सारों का इत्तेफाक है, जब बर्लिन वॉल जो थी ना, बर्लिन वॉल एबॉलिश हो गई, देन इट इज मार्क्ड एज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है। कोल्ड वॉर किसके दरमियान दी थी? यूएस एंड इट्स एलाइज वर्सेस यूएसएसआर वर्सेस इट्स एलाइज, ठीक है। तो ये खत्म होने के बाद आपके पास क्या हुआ कि यार एक पावर वैक्यूम जनरेट हो गया। पावर वैक्यूम क्या था कि आपके पास यूएस जो था ना विद इट्स एलाइज, ठीक है, it arises the it arises the only सुपर पावर। वो एक मतलब कोल्ड वॉर के मतलब एंड होने के जो सबसे पहला रिजल्ट वो क्या निकलता है, जो हम वो उस मतलब वो क्या है स्टडी करते हैं, हम ये कहते हैं कि इसके रिजल्ट पहले ये निकला कि आपके पास यूएस जो है ना वो एक सुपर पावर, सोल यूएस सुपर पावर के तौर पर हमारे पास सामने आया, ठीक है। इसके साथ ही यूएसएसआर जो है वो आपके पास डिसइंटीग्रेट हो गया बाद में जाके, ठीक है। तो यार एक जो ब्लॉक था ना वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है, जिसका मतलब ब्लॉक का वो क्या तस्वर आता, और दूसरा ब्लॉक जो है था उसको मतलब अनलिमिटेड क्या है वो उससे मिल गई अनलिमिटेड पावर, क्योंकि सुपर पावर था वो अमेरिका। इसमें पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। पावर वैक्यूम किस तरह क्रिएट हुआ कि आपके पास जो बैलेंसिंग का एलिमेंट था ना वो अब नहीं रहा। तो डिफरेंट स्टेट्स ने मजीद थ्रेटन मतलब वो थ्रेटन फील किया कि अगर हमारी सिक्योरिटी जो कि आपके पास पिछले टाइम में किसी एक पावरफुल मतलब वो ब्लॉक के साथ अलाइनमेंट में थी, वो अब हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, या तो वो न्यूक्लियर वेपन्स को मतलब जल्दी मतलब मजीद डेवलप करने में मतलब वो मुगन हो गए, ठीक है, या एटलीस्ट उन्होंने ये किया जिसमें वो अभी तक कामयाब भी हुए, ज्यादा स्टेट्स इसमें कामयाब भी हुए, वो ये था कि आपके पास फुल न्यूक्लियर फ्यूल
साइकिल का प्रोग्राम डेवलप किया जा सके। फुल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल किसे कहता है? एनीवन फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? फुल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, फुल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, चलो मैं पूछता हूँ। ये मैं किससे पूछूं यार, आपको लोग खुद ही बताए, अगर किसी ने सुना हो उसका सर नाम तो ये जिसमें बताए। शायद वेस्ट मटेरियल ना पैदा प्रोड्यूस होता हो, रिसाइक्लेबल वेस्ट हो सारा। मटेरियल तो खुदा के बंदो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। ये आपके पास जो क्या है एनरिचमेंट हो रही होती है, उसी तो उससे तो प्लूटोनियम निकलता है, और प्लूटोनियम और ये चीजें आप वेपन्स में यूज करते हो। ये आपको किसने कहा? सबसे बड़ा पट्टा तो ये वेस्ट मटेरियल पर ही मतलब वो पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास जो सिविल उसके लिए यूज होते हैं, तो उसका वेस्ट जो है ना, वो अगर रिप्रोसेस आप कर ले तो आपके पास वेपन ग्रेड जो फिसाइल मटेरियल बन जाता है। तो फुल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल किसे कहता है? एनीवन? यार फुल सर ये ना एक बताए बताए। इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें जो यूरेनियम है ना उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बस मुझे इतना ही पता है। मेरा इसका जी ठीक है यार, फुल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल यही है ना कि आपके पास इस मतलब ये प्रोग्राम जो है इसको आप सिविलियन पर्पसेस के लिए यूज करते हो, एनर्जी वगैरह सारा कुछ मतलब वो जनरेट करने के लिए, ठीक है। इट इज अ डिफरेंट थिंग। न्यूक्लियर एनर्जी में सबक आपको मतलब वो एनर्जी पॉलिटिक्स और ये चीजें हम पढ़ेंगे ना इसीलिए, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी का आपके पास आ जाएगा, ये आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि किस तरह न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है और उसमें बेसिक चीज क्या है। लेकिन यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस ये है ना कि अगर आप फुल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल मतलब डेवलप कर लेते हो, तो आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट का टाइम जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। मतलब आप विद इन नो टाइम आप न्यूक्लियर वेपन्स जो है आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, क्योंकि उसमें बुनियादी शर्त क्या होती है कि आपके पास इनरिच्ड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम मौजूद हो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपके पास ये न्यूक्लियर फ्यूल फुल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल जब आपके पास होता है ना, तो आपके पास ये जो फिसाइल मटेरियल होता है, फिसाइल मटेरियल किसे कहते हैं? HEU, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। तो उसको हासिल करने का टाइम जो है ना वो आपके पास काफी कम हो जाता है, आप बहुत कम टाइम लगाते हो फिर उसको उसी ग्रेड पर ले जाने के लिए जो कि आप वेपन्स में रख कर उसको डेटोनेट कर सको, ठीक है। तो एटलीस्ट स्टेट ने ये किया है थर्ड न्यूक्लियर एज में कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं भी बनाते, ठीक है, तुर्की वगैरह सारों ने यही किया हुआ है आपके पास, ठीक है। आपके पास जर्मनी हो गई, सारों ने यही किया। आपके पास अगर फुल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है तो आप विद इन नो टाइम, अगर आपको थ्रेटन फील हो, अगर आपकी सिक्योरिटी थ्रेटन्ड हो, तो आप विद इन नो टाइम ये आपके पास जो फसाइल मटेरियल पड़ा हो ना उसको एनरिच कर सकते हो और आप वेपन्स में रखकर उसको एज अ वेपन ऑफ डेटरेंस और एज अ वेपन ऑफ कंपेलेंस यूज कर सकते हो। कंपेलेंस डेटरेंस में क्या फर्क है आगे मैं समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके साथ ही यहाँ पर भी एक चीज आपको मिलती है, क्या आपके पास ये जो इनसिक्योरिटी है जो कि दोनों एज में हमें मिलती है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर रेस बढ़ रही है, क्या ये इनसिक्योरिटी है थर्ड न्यूक्लियर एज में कुछ कम हुई है? क्या कम कम हुई है या ज्यादा हुई है? इनसिक्योरिटी कम हुई है या ज्यादा हुई है? सर बढ़ गई है सर इस साल। ज्यादा हुई है। ज्यादा सर किस तरह बढ़ गई है? सर आई थिंक एडवांसमेंट ज्यादा हो गई और जो मतलब अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो तादाद में इतनी ज्यादा नहीं। सर रेस बढ़ गई है ना, तो सारे लोग अपने लिए वो मटेरियल गैदर करना स्टार्ट हो गए हैं। कि जो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर कंट्री नहीं सर है, हर कोई लेकिन पावर में within आना चाह India- रहा है तो इस वजह से। अच्छा यार मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप सबकी बातें ठीक है, सही है, लेकिन इसको ब्रॉडर मतलब उसमें कि अगर ज्यादा मतलब आपके पास न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स होंगे, ज्यादा इसके लिहाज से रेस होगी, ठीक है, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है मिरर इमेजिंग का, ठीक है। ये प्रॉपर एक टर्म है, मिरर इमेजेस या मिरर इमेजिंग, ये IR में आपको मिल जाएगा चार्ल्स कीगले में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है
कि आपके पास ये जीरो सम गेम इसी से स्टार्ट होती है कि दूसरे का गेन आपको अपना लॉस लगता है, ठीक है, आपका लॉस दूसरे को अपना गेन लगता है, दूसरे का लॉस आपको अपना गेन लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जीरो सम गेम, आर्म्स रेस, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, सही है। वो स्टार्ट होना भी इतना वो नहीं है, मसला नहीं है, ठीक है, अगर वो बैलेंस ऑफ पावर रखते हैं। लेकिन मसला कब आता है, जो सारों की सिक्योरिटी अक्रॉस द बोर्ड इंटरनेशनल सिक्योरिटी को जो है ना वो बहुत ही बड़े मसले से दो चार कर देता है, वो है थ्रेट ऑफ एसिमेट्रिकल एटॉमिक वॉरफेयर। ये जो एटॉमिक वॉरफेयर का जो है ना आपके पास एसिमेट्रिकल एटॉमिक वॉरफेयर, एसिमेट्रिकल एटॉमिक वॉरफेयर किसके हवाले से, कि आपके पास एक स्टेट या एक्टर काफी वीक है एज कंपेयर टू अदर स्टेट एंड एक्टर, ठीक है, वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दें, सही है। वो टेररिस्ट अगर खुदा ना ख्वास्ता ये टेररिस्ट के हाथों लग जाए, अब आगे आपको चैलेंजेस में मैं टेररिस्ट के वो एग्जांपल्स दे भी दूंगा कि किस तरह हम इस चीज से बचे हुए हैं, ठीक है। एसिमेट्रिकल एटॉमिक वॉरफेयर की वजह से दुनिया की इस थर्ड न्यूक्लियर एज में इनसिक्योरिटी से बात शुरू हुई थी और मजीद इनसिक्योरिटी का हम शिकार हो गए एसिमेट्रिकल एटॉमिक वॉरफेयर के थ्रेट की वजह से, चाहे वो टेररिस्ट के हवाले से हो या रोग स्टेट्स के हवाले से हो। अब एक स्टेट है वो काफी वीक है, वो गलत पॉलिसीज भी कर रहा है, वो आपके मतलब वो थ्रेटन भी आपको कर रहा है और आप उस पर मिलिट्री एक्शन लेना चाहो, ठीक है, उसकी मिलिट्री भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर उसके पास एटॉमिक बॉम्ब है तो आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने की वजह से उसको एज मेथड एज अ वेपन ऑफ लास्ट रिसोर्ट यूज करोगे। लेकिन अब अगर वहां पर एक ऐसा डिक्टेटर बैठा हो, एक ऐसा बंदा बैठा हो जो सारी दुनिया के लिए वबाले जान बना हो, ठीक है, और वो रिजीम भी ना छोड़ा, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस में भी इन्वॉल्व और दुनिया की कम्युनिटी उससे कह कि डोंट डू दैट, इट इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, और फिर उसी स्टेट में आपके पास एक्सट्रीमिज्म भी पनप रही हो, तो बाकी हो रही हो, ठीक है, और आप उसको कहते हो कि स्टेप डाउन कर लो, वो स्टेप डाउन ना हो रहा, आप उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले, तो क्या आखिरी रास्ता यही बचता है। तो उसके साथ क्या होगा, वो जो रोग स्टेट है ना जिसमें यही है कि वो आपके खिलाफ मतलब सीधा बजाय बाकी चीजों को एक्सप्लॉइट के आपके खिलाफ वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकता है। और इसकी प्राइम एग्जांपल आपको नॉर्थ कोरिया से मिलती है। वो इवन आपके एक मूवी बनाई गई थी उनके वो सुप्रीम लीडर पर, किम जोंग उन, ठीक है, किम जोंग उन, सही है। तो आपके पास क्या हुआ था, उन्होंने थ्रेटन कर दिया था कि अगर ये मूवी रिलीज हुई, मतलब कोई कुरियन पेनिनसुला की वो बात कर रहे थे मेरे ख्याल में, तो वी विल न्यूक अमेरिका, हम मतलब क्या कर देंगे, हम न्यूक्लियर डिफरेंट बातें। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लें कि इवन ऑन पेटी इश्यूज दे थ्रेटन टू यूज द एटॉमिक वेपन, एंड उसका फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं वो आगे ये थ्रेट डेंजर्स ऑफ प्रोलिफरेशन एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर में मजीद समझा दूंगा। लेकिन आप सिर्फ इस थीम को देख लेना कि थर्ड न्यूक्लियर एज में इनसिक्योरिटी से हम स्टार्ट हुए और मजीद इनसिक्योरिटी का शिकार हो गए, ठीक है, इन्हीं वेपन्स की वजह से, ठीक है। अब फोर्थ न्यूक्लियर एज में वो क्या कह रहे हैं यार, फोर्थ न्यूक्लियर एज सिंपल सादी यही बात है ना, आपके पास मोहम्मद अलबरादी कहता है कि आपके पास फोर्थ न्यूक्लियर एज जो है ना, वो हमारे पास जो थर्ड न्यूक्लियर एज है उसका ट्वाइलाइट शुरू हो गया। वो ये एग्जैक्ट लफ्ज इसके लिए बुक में इस्तेमाल करता है कि द ट्वाइलाइट ऑफ थर्ड न्यूक्लियर एज हैज बीन स्टार्टेड, सही है, और हम फोर्थ न्यूक्लियर एज में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास फोर्सिबल फ्यूचर में हमारे पास वो रियलाइज हो जाएगा। और इसमें जो बुनियादी बात वो ये कहता है ना कि वी आर एट अ क्रिटिकल जंक्शन, और हमारे पास फोर्थ न्यूक्लियर एज किस तरह का होना है वो अभी के ही स्टेप्स हमारे डिसाइड करेंगे। और वो क्या कहता है कि हमारा फोर्थ न्यूक्लियर एज जो है ना, हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं सिवाय इसके कि हमारे जो बुनियादी चीजें हैं ना जिसकी वजह से हमारे ये तीनों न्यूक्लियर एज में इनसिक्योरिटी की वजह से हम मजीद खुद को इनसिक्योरिटी का शिकार कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर या सोफिस्टिकेटेड से सोफिस्टिकेटेड या एडवांस से एडवांस या ज्यादा से ज्यादा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना के उनको हमने रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। फिर ये बात ये कहता है कि इसमें आईएई का बहुत काफी रोल होना है। आईएई का क्या रोल है आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें आखिरी बात ये कहता है ना कि जब तक आपने कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिस्टम इंटैक्ट ना किया हो और इसकी ऑनरशिप आपके पास अक्रॉस द बोर्ड
especially the states in this the permanent states of the United States Security Council उन्होंने ना लियो, then it will be a pipe dream that you can increase the global security and you can get rid of the weapons of mass destruction. वो यही कहता है कि आप या तो ये करोगे फोर्थ न्यूक्लियर एज में, और अगर आप ये नहीं कहते हैं ना तो वो ये बात कहता है कि अल्टरनेटिव जो है ना, द अल्टरनेटिव इज अनएक्सेप्टेबल। ये अल्टरनेटिव है जिस पैटर्न में हम जा रहे हैं, इट इज अनएक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। वही बात आ जाती है ना कि देयर विल बी कोएग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो ओके गुड, ब्रेक लेते हैं जरा। कितने मिनट्स का ब्रेक लेते हैं? 26 मिनट। 26 मिनट का है? 20 मिनट? 20 सर। 20 मिनट। अच्छा 20। मुझे लगा कि यार 26 का क्या उससे ताल्लुक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद। ठीक है, ओके सर। अल्लाह हाफिज़।